जय हिंद साथियों, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। हम आपको ब्रह्मांड के विषय में बताने वाले हैं। ब्रह्मांड के विषय में भी सबसे जो जरूरी चीज है वह है व्हाट इज द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड क्या है। जैसे ही कोई भी चीज आती है आपके सामने तो 5W1H का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है। व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हुम एंड हाउ का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चल जाता है। उसमें भी हम व्हाट इज द यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या है, यह जानने का प्रयास करेंगे। और इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलिए, आसमान की तरफ देखिए। रात में आपको ढेर सारी चीजें नजर आएंगी आसमान में, तारे, चांद, बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, तमाम सारी चीजें नजर आएंगी और ये सब ब्रह्मांड के हिस्से हैं। तो ब्रह्मांड की परिभाषा क्या है? द यूनिवर्स इनकम्पासेस ऑल दैट एग्जिस्ट, स्पेस, टाइम, मैटर एंड एनर्जी। अब आपको लगता होगा कि ये बहुत भारी डेफिनेशन हो गई। इसको याद करने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है। आपने आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन यानी E=mc² तो पढ़ा ही होगा। बस यहीं से ये पूरी डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। इसमें क्या क्या शामिल है? E यानी एनर्जी, M यानी मैटर यानी मास, और C यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट है यानी वेग शामिल। देखिए, ब्रह्मांड इन्हीं सब चीजों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे एनर्जी की अगर हम बात करें तो दो तरीके की एनर्जी है। पहली है विजिबल एनर्जी यानी दृश्य ऊर्जा। विजिबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो किसी भी चीज को हम किसके माध्यम से देखते हैं? किसी भी चीज को देखते हैं हम प्रकाश के माध्यम से, लाइट के माध्यम से, यानी विद्युत। तो इसके माध्यम से जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह क्या है? विजिबल एनर्जी का हिस्सा है, दृश्य ऊर्जा का हिस्सा। इसके अलावा एक और टाइप की एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं इनविजिबल एनर्जी यानी अदृश्य ऊर्जा। इनविजिबल एनर्जी में दो तो आपके सामने ही है। पहला है वायलेट से अल्ट्रा यानी अल्ट्रावायलेट, और दूसरा रेड से इंफ्रा यानी इंफ्रारेड। इसके अलावा अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, ग्रेविटेशनल, काइनेटिक, स्टैटिक, पोटेंशियल, तमाम सारी एनर्जी के फॉर्मेट। और ये जो इनविजिबल एनर्जी का हिस्सा है जिसको हम डार्क एनर्जी कहते हैं, कि ब्रह्मांड के 73% हिस्से को बनाता है, यानी मैक्सिमम चंक ऑफ आवर यूनिवर्स मेड बाय डार्क एनर्जी। इसके अलावा मैटर, मैटर यानी पदार्थ। अब इसमें आप देखिए तो दो तरीके का मैटर है। विजिबल मैटर, विजिबल मैटर का मतलब जो हमें दिखाई देता है, जो ग्रह, उपग्रह, तमाम सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, आकाश गंगाएं, जितना कुछ आपको दिखाई दे रहा है वह नॉर्मल मैटर की कैटेगरी में आता है। और यह सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स का 4% हिस्सा बनाता है, सिर्फ 4% हिस्से को बनाता है। इसके अलावा इनविजिबल मैटर यानी अदृश्य पदार्थ, यह ब्रह्मांड के 23% हिस्से को बनाता है, 23% हिस्से को बनाता है। इसके अलावा क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी ये कहां एक्सपेंड हो रहा है? तो टाइम में एक्सपेंड। कैसे पता चलता है कि टाइम में एक्सपेंड हो रहा है? भाई कहीं तो एक्सपेंड होगा, तो ये कहां एक्सपेंड हो रहा है? टाइम में। अब एक खास बात ध्यान में रखे रहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा, तीन अलग अलग चीजें आपके दिमाग में होंगी, dx प्लेन, dy प्लेन और dz प्लेन, जिसको हम dz लिखते हैं लेकिन पढ़ते dz। इसके अलावा टाइम भी एक डायमेंशन है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखे रहिएगा कि टाइम भी डायमेंशन है। यानी हमारा ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? इट इंक्लूड्स गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, एंड इट एक्सपेंडेड इन टाइम। यह समय में फैलता जा रहा। अब एक खास चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह कि क्यों यह माना जाता है कि इस समय में फैलता है। एक्चुअल में 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक हुए अल्बर्ट आइंस्टीन।
अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में 1915 में जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी दिया और यूनिवर्स के डेफिनेशन का थ्योरेटिकल फाउंडेशन क्रिएट कर दिया उन्होंने, जो कि आज तक मान्यता प्राप्त है और सभी इसको स्वीकार करते हैं। इन्होंने रेड शिफ्ट को कैलकुलेट किया और प्रसरण की दर को लेकर के यह बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है वह लगभग 23 किलोमीटर पर सेकेंड प्रति 10 लाख प्रकाश वर्ष में ये एक्सपैंड हो रहा है। यानी अगर हम 10 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी की बात करें तो हर सेकेंड में यह जो है लगभग 23 किलोमीटर एक्सपैंड हो रहा है, 23 किलोमीटर एक्सपेंशन इसका हो रहा है। और इस थ्योरेटिकल प्रूफ ने यह तय कर दिया कि हमारा ब्रह्मांड टाइम में एक्सपैंड होता चला जा रहा है। सो टाइम इज अ डायमेंशन, समय को एक विमा मान। तो ये ब्रह्मांड की एक सर्वमान्य परिभाषा आज के वैज्ञानिक युग के अनुसार रही। हम यूनिवर्स की बात करने वाले हैं और उसमें भी हम जानेंगे व्हाट इज कॉस्मोलॉजी, अर्थात ब्रह्मांड विज्ञान क्या है। जब भी आप ब्रह्मांड को देखते हैं तो आपके दिमाग में जो ढेर सारे सवाल तैरते हैं वह किस विज्ञान के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, यह जानने का प्रयास करें। Cosmology is the scientific study of the origin, evolution and structure of the universe. ब्रह्मांड विज्ञान क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन। जब भी किसी भी जगह पर आपको साइंटिफिक टर्म आ जाए या साइंटिफिक स्टडी आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है? साइंस की बेसिक डेफिनेशन आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए, यानी सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसोलिडेटेड नॉलेज, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान। किसका? तो द ओरिजिन यानी उत्पत्ति का, किसके? ब्रह्मांड के। इवोल्यूशन यानी ब्रह्मांड के विकास का, एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, और हमारे ब्रह्मांड की संरचना क्या है, इन सबका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जब हम बात करते हैं कि क्या शुरू से ही कॉस्मोलॉजी ऐसी ही थी, हमारा ब्रह्मांड विज्ञान ऐसा ही था? नहीं। शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो अर्थ सेंटर्ड कॉस्मोलॉजी की अवधारणा थी, यानी पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड माना जाता था। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को माना, और इस सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार दिया क्लॉडियस टॉलेमी ने, जिनका जीवन काल 100 से लगाए 170 एडी तक माना जाता है। इन्होंने कहा कि अर्थ जो है, हमारी जो पृथ्वी है, वह ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी की परिक्रमा हमारा मून यानी चंद्रमा कर रहा है, उसकी परिक्रमा वीनस कर रहा है, वीनस की परिक्रमा सन कर रहा है, सन की परिक्रमा मार्स कर रहा है, और उसके चारों तरफ तारे घूम रहे। और ये आगे आने वाले कई 100 सालों तक लोगों को यही बताया जाता रहा, पढ़ाया जाता रहा कि हमारी जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में। लेकिन क्या ये वास्तविक सत्य है? इसको चुनौती मिली आगे चल करके निकोलस कोपरनिकस द्वारा। हालांकि निकोलस कोपरनिकस को इसके लिए बहुत प्रताड़ित किया गया। निकोलस कोपरनिकस, जिनका जीवन काल अगर हम देखें तो 1473 से 1543 तक का है, इन्होंने एक नई अवधारणा दिया, नया कॉन्सेप्ट दिया, सन सेंटर्ड कॉस्मोलॉजी, सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड विज्ञान की अवधारणा। इन्होंने कहा कि यूनिवर्स के सेंटर में सन है, सूर्य है, इस ब्रह्मांड का केंद्र जो है वह सूर्य है। और इसीलिए इनकी इस अवधारणा को, चूंकि ग्रीक में सन को हम कहते हैं हेलियोस, इसीलिए इसको हेलियोसेंट्रिक मॉडल भी कहा जाता है कॉस्मोलॉजी का। तो कभी कभी आपको सन सेंटर्ड कॉस्मोलॉजी पूछा जा सकता है या हेलियोसेंट्रिक मॉडल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखे रहिए। निकोलस कोपरनिकस ने इसे दिया। हम यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के विषय में पढ़ रहे हैं, और
ब्रह्मांड में हम आपको बताने वाले हैं विभिन्न थ्योरीज को जो कि एक्सप्लेन करती हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को, यानी उन सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो ब्रह्मांड के उत्पत्ति की व्याख्या करती। हालांकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई यह आज भी विवाद का विषय, लेकिन जो विकास के क्रम में सिद्धांत आए वह सभी आपको पढ़ने हैं और उन्हीं को इसमें हम जानेंगे। जैसे अगर हम देखें तो सभी धर्मों में एक कॉन्सेप्ट था कि क्रिएटर रहा होगा जिसने हमारे यूनिवर्स को क्रिएट किया, और इसीलिए इस सिद्धांत को नाम दिया गया क्रिएशन थ्योरी। और इसमें कहा गया कि ब्रह्मांड का निर्माता एक क्रिएटर था, यानी अनमूव्ड मूवर था, एक नियंता, जिसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिया गया। परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, अलग अलग नामों से उसे विभूषित किया। एक्चुअली ये जो क्रिएशन थ्योरी है यह पूरी तरह से बिलीव सिस्टम पर आधारित है, विश्वास पर आधारित है, विच इज ऑल्सो नोन एज फेथ। अब यह सिद्धांत क्या मानता है? कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति तब हुई जब समय भी नहीं बना हुआ था, यानी द यूनिवर्स क्रिएटेड बिफोर द टाइम। एक और सवाल का जवाब इसलिए देने का प्रयास किया कि कहां है, तो वेयर एवर गॉड वाज, यत्र तत्र सर्वत्र, त्रिड़ त्रिड़ में भगवान, यत्र तत्र सर्वत्र, यानी सभी जगह पर। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है कि कुछ दिनों के भीतर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। पहले दिन कुछ पार्ट बनाए गए जिसमें अर्थ और वाटर, लाइट, इन सबको बनाया गया। दूसरे दिन एटमॉस्फेयर और आसमान को बनाया गया। तीसरे दिन फल, पेड़ और अन्य चीजों को बनाया गया। फिर चांद, तारे, सितारे, यह सब बनाए गए चौथे दिन। फिर जाकर के तमाम बर्ड्स और जो सी क्रिएचर्स हैं उनका निर्माण किया गया, यानी समुद्री जीवों का निर्माण, पक्षियों का निर्माण पांचवें दिन किया गया, और छठवें दिन जीवों और अन्य का निर्माण किया गया। और प्रथम पुरुष आया जिसको एडम, ईव, आदम, हव्वा और मनु, तमाम अलग अलग नामों से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है। क्रिएशन थ्योरी की अपनी एक लिमिटेशन है, चूंकि ये फेथ पर है, और जहां पर भी फेथ शब्द आ जाए वहां पर तर्क आपको नहीं लगाने चाहिए। तो जब भी कोई ये फेथ वाली बात करता हो तो उससे कभी भी तर्क रूप में आप बात मत करिए। साइंटिफिक थ्योरीज की अगर हम बात करें तो एक प्रमुख सिद्धांत आया स्टेडी स्टेट थ्योरी, यानी स्थिर साम्यावस्था का सिद्धांत। स्टेडी स्टेट थ्योरी या स्थिर साम्यावस्था का सिद्धांत यह कहता है कि ब्रह्मांड वह स्थिर साम्यावस्था के रूप में बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देयर इज नो बिगिनिंग और एंड ऑफ द यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड का न तो आदि है न तो अंत है। हु प्रपोज्ड दिस थ्योरी? इस ब्रह्मांड को, इस स्टेडी स्टेट थ्योरी को, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के दिया किसने है? दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड एंड सर फ्रीड होयाल। बड़े नाम है सर फ्रीड होयाल। और कब दिया? तो 1948 में, 1948। तो ये जो है ध्यान में रखे रहिएगा, क्योंकि ईयर आपसे पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का कोई न तो शुरुआत है और न ही अंत। थ्योरी ये कहती है कि जैसे जैसे नए पार्टिकल बनते जाते हैं इसका जो डेंसिटी है वह बढ़ता चला जाता है, घनत्व बढ़ता चला जाता है। यानी न्यू गैलेक्सीज आर क्रिएटेड एज द यूनिवर्स एक्सपैंड। नई नई आकाश गंगाएं तब बनती हैं जब ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू होता है। हालांकि आज के डेट में इस सिद्धांत को नहीं माना जाता है, फिर भी
यह आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो फ्रीड होयाल हैं वह बड़े साइंटिस्ट रहे। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1930 में एक थ्योरी डेवलप किया यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर के, ऑसिलेटिंग थ्योरी यानी दोलनीय सिद्धांत। ऑसिलेटिंग थ्योरी यह कहता है कि ब्रह्मांड हमारा साइक्लिक मॉडल के आधार पर चलता है, चक्रीय क्रम के रूप में चलता है। चूंकि आइंस्टीन ने टाइम को डायमेंशन माना और यूनिवर्स के एक्सपेंशन की रेट उन्होंने कैलकुलेट किया, जब उन्होंने रेट कैलकुलेट किया तो यह पाया कि हमारा यूनिवर्स वह प्रति 10 लाख किलोमीटर में 23 किलोमीटर प्रति सेकंड के 10 लाख प्रकाश वर्ष में 23 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से एक्सपैंड हो रहा है। और इस एक्सपेंशन ने यह तय किया कि हमारा यूनिवर्स जो है वह कहीं ना कहीं, जब हम बैक इन टाइम जाएंगे तो वह कहीं ना कहीं यूनाइट होगा, कहीं ना कहीं आपस में एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाएगा, एक सेंट्रल पॉइंट पर जाकर के वह पिनअप हो जाएगा। इस पिन पॉइंट को खोजने के लिए जब बैक इन टाइम कैलकुलेशन किया गया तो वह टाइम निकल करके आया 13.77 बिलियन ईयर एगो, 13.77 अरब वर्ष पूर्व। साइक्लिक मॉडल यह कहता है कि यह धर्म की उस परिभाषा के साथ छेड़छाड़ नहीं करता कि हमारा ब्रह्मांड यत्र तत्र सर्वत्र फैला हुआ, हियर एंड देयर फैला, यानी त्रिड़ त्रिड़ में भगवान के कॉन्सेप्ट को यह कतई छेड़छाड़ नहीं करता है। और चूंकि आइंस्टीन का नाम इससे जुड़ा हुआ है इसलिए ऑसिलेटिंग थ्योरी को आपको जानना है। अब ये बताता क्या है, साइक्लिक मॉडल है क्या वो समझिए। कहता है कि ब्रह्मांड में बिग बैंग होगा और बिग क्रंच होगा। बिग बैंग होगा तो हमारा ब्रह्मांड बनेगा और एक्सपैंड होना शुरू होगा। एक मैक्सिमम लिमिट तक एक्सपैंड होने के बाद क्या होगा, यह वापस से सिकुड़ना शुरू होगा और एक सेंट्रल पॉइंट पर आकर के समाप्त हो जाएगा। यह क्रम लगातार चलता रहेगा और इसीलिए इसको साइक्लिक मॉडल या चक्रीय मॉडल कहा गया। बिग बैंग और बिग क्रंच, बिग बैंग यानी यह एक्सपैंड करेगा और बिग क्रंच यानी सिमट जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको साइक्लिक मॉडल कहा गया। ठीक, अब एक और टर्म आता है बिग बैंग थ्योरी। आज की डेट में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज लेमेट्रे इन 1927। यह सिद्धांत जॉर्ज लेमेट्रे ने 1927 में दिया। यह सिद्धांत एडविन हबल के एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब एडविन हबल ने बताया कि हमारे ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो रहा है और एक्सपेंशन की दर को कैलकुलेट करके निकाला तो उसको भी बिग बैंग सपोर्ट करता था। हालांकि जब ये सिद्धांत इन्होंने दिया तब इसे बिग बैंग नाम नहीं दिया। इन्होंने कहा कि द एंटायर मास ऑफ द यूनिवर्स कंसंट्रेटेड इन अ टाइनी स्पेस। हमारे ब्रह्मांड का संपूर्ण द्रव्यमान एक बहुत छोटी जगह पर एकत्रित है। इसको इन्होंने नाम दिया लंप। इन्होंने कहा इट एक्सप्लोड 13.77 बिलियन ईयर एगो, या 13.77 अरब वर्ष पूर्व इसमें विस्फोट होता है और यूनिवर्स केम इन पिक्चर और ब्रह्मांड अस्तित्व में आ जाता है। एक्चुअल में जॉर्ज लेमेट्रे के साथ कई सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। जॉर्ज लेमेट्रे वह एक सैनिक रह चुके थे, बेल्जियम के थे, आर्मी पर्सन थे। उसके बाद जो है ये प्रीस्ट बन गए, पादरी बने और बड़े पादरियों में इनकी गिनती होती थी। आगे चल करके इन्होंने साइंस की थ्योरी दिया। तो समझिए अनुशासित व्यक्ति हैं, चर्च से जुड़े हुए हैं, धर्म के रूप में पादरी के रूप में सम्मानित हैं पूरे देश में, और वैज्ञानिक हैं। इसीलिए इनके सिद्धांत को शुरुआती दौर में बड़ा हाईलाइट किया गया और यह वैज्ञानिक रूप से भी बड़ा सही सिद्धांत। ठीक है,
आगे चल करके जब एडविन हबल ने बताया कि यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के ये जो है यूनाइट हो जाएगा, और उसे इन्होंने नाम दिया सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी यानी विलक्षणता का नाम दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का संपूर्ण द्रव्यमान, द इंटायर मास ऑफ द यूनिवर्स concentrated in a tiny space which is known as lump or singularity. It exploded 13.77 billion year. ठीक, और यहां से हमारा यूनिवर्स जो है वह एक्सपैंड होना शुरू हुआ, और धीरे धीरे एक्सपेंशन होते होते आज के डेट तक हम आ गए। यानी हमारा ब्रह्मांड कहां कहां एक्सपैंड हो रहा है, कैसे एक्सपैंड हो रहा है, तो टाइम में एक्सपेंशन, डीएक्स प्लेन, डीवाई प्लेन, डीजी प्लेन, और इसके अलावा टाइम यानी डीटी प्लेन। इसी को साइंटिफिक रूप में प्रूव किया जार्ज लेमेट्रे ने। जार्ज लेमेट्रे बताते हैं कि द एंटायर मास ऑफ द यूनिवर्स कंसंट्रेटेड इन अ टाइनी स्पेस, इट एक्सप्लोड 13.77 बिलियन ईयर एगो। 13.77 अरब वर्ष पूर्व जब विस्फोट हुआ, तो उसके बाद लगभग 2 से 3 लाख सालों तक क्या हुआ, नोबडी नोज। 2 to 3 लाख ईयर तक क्या हुआ, नोबडी नोज। फिर क्या हुआ, अचानक से लाइट निकल करके आई, प्रकाश की उत्पत्ति हुई, एनर्जी का झरना फूटा। फिर कुछ ही सेकंड के अंदर ही तमाम पार्टिकल्स बनने शुरू हो गए। वो पार्टिकल्स आपस में यूनाइट होना शुरू हुए और हैवी पार्टिकल्स का निर्माण करना शुरू हुए, और फिर हमारा यूनिवर्स बनकर गया, गैलेक्सीज बनी, तमाम आकाश गंगाएं बनी, और फिर यूनिवर्स बनना शुरू। यानी ये एक्सपैंड करता चला जा रहा है, कहां पर, टाइम। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए। इन्होंने क्या कहा कि जो ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ वह किसके कारण से हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बिग बैंग। तो इन्होंने कहा क्वांटम फ्लक्चुएशन मे बी द रीजन। एग्जैक्ट इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा कि मे बी क्वांटम फ्लक्चुएशन इज द रीजन बिहाइंड द बिग बैंग। फिर इन्होंने कहा कि यहां से इन्फ्लेशन स्टार्ट होता है, और पहला जो स्टार, पहला तारा बनकर के आता है, ध्यान से समझिएगा, पहला ग्लो लाइट पैटर्न आता है 3,75,000 ईयर के बाद, 3,75,000 साल के बाद यह बनकर के आता है प्रकाश। तो क्वांटम फ्लक्चुएशन से लगाए 3,75,000 सालों तक क्या क्या हुआ, नोबडी नोज। आज के डेट की एक बड़ी मिस्ट्री है कि इस दौरान क्या हुआ। इसके बाद जो पहला तारा बना, वहां से पहले तारे बनने का जो टाइम था 400 मिलियन ईयर। फिर तमाम सारी चीजें बनती चली गई, और आज हम 13.77 बिलियन ईयर पर हैं। सो कैसे निर्माण हुआ है, जैसे ही लाइट बनी, ठीक है, लाइट के बनने के जस्ट 0.01 सेकेंड के भीतर भीतर ही तमाम जो है रेडिएंट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स वह आ गए, और उस समय तक जो यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर था वह बहुत ज्यादा था, 100 बिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास। लेकिन 1 सेकेंड के भीतर भीतर ही रेडिएंट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यह आपस में जुड़ने शुरू हो गए, और टेम्परेचर गिर करके वो 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक आ गया। 1.5 से 10 मिनट के भीतर भीतर तमाम एटम बनने शुरू हो गए, और हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक बनने शुरू हो गए, न्यूक्लियाई बनने शुरू हो गए। यानी ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं वह बने, और हीलियम बन गया। और इनके बनते बनते यानी 1.5 मिनट से लगाए 10 मिनट के भीतर भीतर टेम्परेचर वह गिर करके 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक आ। लगभग 3 लाख सालों के भीतर अगर हम देखें तो एटम बने 3 लाख साल, 3 लाख ईयर के बाद बना एटम।
और यहां तक पहुंचते पहुंचते जो यूनिवर्स का टेम्परेचर था केवल फ्यू थाउजेंड डिग्री सेल्सियस तक बचा है। 1 बिलियन ईयर तक आते आते प्रोटो गैलेक्सीज बननी शुरू हो गई और फिर टेम्परेचर और डाउन हुआ। 5 बिलियन ईयर पहले प्राइमेवल गैलेक्सीज और क्वासर्स वगैरह बने और फिर आज के डेट में अगर हम देखें तो तमाम नई गैलेक्सीज और चीजें आ रही हैं और इसमें नई नई चीजें जुड़ती चली जा रही। आज के डेट में अगर हम देखें तो जो टेम्परेचर माना जाता है वह -275 डिग्री सेल्सियस, -275 डिग्री सेल्सियस का तापमान माना। यह सिद्धांत इतना मान्यता प्राप्त क्यों है? वाई बिग बैंग थ्योरी इज दैट मच एक्सेप्टेड? एक्चुअल में जब इन्होंने दिया तो इन्होंने प्राइमेवल एटम नाम दिया, लंप नाम दिया या सिंगुलैरिटी नाम दिया, लेकिन जब फ्रीड होयाल एक मूवी देख करके थिएटर से बाहर निकल रहे थे तो फ्रीड होयाल से इस सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई और पूछा गया तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, हां बिग बैंग किया है। और इसको तमाम सारे न्यूज़पेपर ने बिग बैंग नाम से छापा और इसीलिए यह सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसके सपोर्ट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से हमें बिग बैंग के होने का पता चलता है क्योंकि यूनिवर्स जो है एक निश्चित दर में एक्सपैंड करता जा रहा है। 23 किलोमीटर पर 10 लाख लाइट ईयर, प्रत्येक 10 लाख लाइट प्रकाश वर्ष में 23 किलोमीटर पर सेकंड के दर से जो है एक्सपैंड कर रहा है। एक खास चीज ध्यान में रखे रहिएगा, बिल्कुल नई थ्योरीज आ रही हैं कि जो हमारा अर्थ वाला हिस्सा है यानी जो हमारी गैलेक्सी वाला हिस्सा है वह किसी अदर स्पेस एरिया में है जिसकी एक्सपेंशन की दर वह बाकी हिस्सों से थोड़ी कम। ठीक है, जब आप इसको मेगा पार्सेक में देखेंगे, मेगा पार्सेक में देखेंगे तो यह लगभग जो है 69 के आसपास आएगा, 68-69 मेगा पार्सेक पर सेकेंड की स्पीड आएगी पर 10 लाख ईयर की अगर हम बात करें लाइट ईयर की। और जब हम बात करते हैं अदर एरियाज की तो वह 73 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास आता है। तो इस तरीके से एक्सपेंशन में भी थोड़ा अंतर दिखाई देता है जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप से आया और इससे भी बिग बैंग के होने की पुष्टि होती। आगे चल करके साइंटिस्ट ने इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, माइक्रोवेव एनाइसोट्रॉपी प्रोब। इसका हेड बनाया गया विल्किंसन। आगे चल करके विल्किंसन साहब की डेथ होती है और उनके सम्मान में इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम रख दिया गया विल्किंसन माइक्रोवेव एनाइसोट्रॉपी प्रोब यानी WMAP एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी बिग बैंग थ्योरी प्रूव होती। इसके अलावा प्लैंक ऑब्जर्वेटरी भी बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करती है। प्लैंक ऑब्जर्वेटरी से भी बिग बैंग सिद्धांत के विषय में हमें पता चलता है। सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया गया LHC एक्सपेरिमेंट, लार्ज हेड्रॉन कोलिडाइडर एक्सपेरिमेंट, यानी इसको महामशीन प्रयोग किया कहा गया। एक्चुअल में फ्रांस के कड्राशे शहर में जूरा माउंटेन के नीचे एक प्रयोगशाला बनाई गई। जूरा माउंटेन के नीचे इस प्रयोगशाला में किया क्या गया कि चुंबकीय पदार्थों के आधार पर प्लाज्मा लेवल पर पदार्थ को लाया गया। प्लाज्मा लेवल पर लाने का मतलब हो गया कि न्यूक्लियस वॉल को डिसॉल्व कर दिया। प्लाज्मा लेवल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में पाए जाते हैं वो अलग अलग। हम यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के विषय में पढ़ रहे हैं और इस यूनिवर्स या ब्रह्मांड के विषय में आपको हम बताने वाले हैं गैलेक्सीज के बारे में, यानी हम बताने वाले हैं जो आकाश गंगाएं हैं उनके बारे में। गैलेक्सीज या आकाश गंगाएं क्या हैं इनको जाने। भाई तमाम
आप लोग सोचिए कि क्या होती हैं गैलेक्सीज। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई जो मैंने आकाश गंगाओं की मैं बात कर रहा हूं तो ये हैं क्या, कैसे बनती हैं। आकाश गंगाएं कुछ और नहीं है, मैसिव सिस्टम ऑफ स्टार्स, डस्ट, गैस, डार्क मैटर विच बाउंडेड बाय ग्रेविटी। यानी यह न सिर्फ तारों, आपके दिमाग में होगा कि एनॉर्मस अमाउंट ऑफ स्टार्स, सिर्फ स्टार्स नहीं, इसमें डस्ट भी होते हैं, गैस भी है, डार्क मैटर भी है, जो आपस में कैसे बंधे हुए हैं, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से बंधे हुए। यानी ये पूरा का पूरा सिस्टम मिल करके गैलेक्सी कैसे बनाता है, स्टार्स, डस्ट, गैस, डार्क मैटर और सारी चीजें मिल करके, तो ये ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ी हुई हैं और एक डेफिनिट शेप लेती हैं, एक निश्चित आकृति ग्रहण करती। अब आपके दिमाग में एक और चीज आएगी कि भाई पहली गैलेक्सी जब बिग बैंग हुआ तो पहली गैलेक्सी कौन बन करके। वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया हुआ है CR7। महान फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सम्मान देने के लिए उनकी जर्सी के नंबर 7 और उनके नाम के इनिशियल अक्षर यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR7, ये जो है नाम दिया गया पहली गैलेक्सी को, फर्स्ट गैलेक्सी विच फॉर्म्ड आफ्टर बिग बैंग, जो कि बिग बैंग के बाद सबसे पहले बन करके। ठीक है, अब आते हैं गैलेक्सीज के शेप की। अगर हम बात करें तो गैलेक्सीज का जो आकार है वह कई अलग अलग प्रकार का है, जैसे इर्रेगुलर गैलेक्सीज या अनियमित आकार की आकाशगंगा। इट डज नॉट हैव एनी क्लियर शेप, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। व्हेन गैलेक्सीज आर न्यूली फॉर्म्ड, जब आकाशगंगाएं नई बनी होती है ना, तो दे डज नॉट हैव एनी क्लियर शेप। जैसे आपको एग्जाम्पल यहां पर ढेर सारे दिख रहे होंगे, जैसे NGC 4485 IRR सेकेंड या M82 IRR सेकेंड, ये जो गैलेक्सीज आपको दिखाई दे रही हैं, या LMC IRR फर्स्ट। तो इन गैलेक्सीज को ध्यान में रख रही, इनका कोई शेप नहीं होता है। इर्रेगुलर गैलेक्सीज एक्चुअली दीज आर न्यू गैलेक्सीज, जो नई बनी हुई आकाशगंगाएं होती है ना, वह इर्रेगुलर शेप में होती। लेकिन जैसे जैसे इनका टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे आकाशगंगाओं का जो शेप है वह बदलता चला जाता है और धीरे धीरे इनमें रोटेटिंग आर्म डेवलप हो जाती है और इन्हें स्पाइरल गैलेक्सी या सर्पिलाकार आकाशगंगाएं कहा जाता है। स्पाइरल गैलेक्सी कहा जाता है। ये जो सर्पिलाकार या स्पाइरल गैलेक्सीज हैं, दे लुक लाइक जायंट पिनव्हील इन द स्काई, ये आसमान में एक पिनव्हील की तरह दिखाई देती। दीज आर मिड एज्ड गैलेक्सी, यह मध्यम आयु वर्ग की आकाशगंगा। जैसे अगर हम बात करें हमारी जो गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिस गैलेक्सी में है, उस गैलेक्सी का नाम क्या है? उसका नाम है मिल्की वे। दुग्ध मेखला, एंड दिस नेम वाज गिवन बाय गैलीलियो। यह नाम जो है महान साइंटिस्ट गैलीलियो द्वारा। इट इज स्पाइरल, यह कैसी है? सर्पिलाकार। इन इंडियन माइथोलॉजी इट इज नोन एज मंदाकिनी। भारतीय परंपरा में इसे मंदाकिनी कहा जाता है। द गैलेक्सी नियर टू आवर गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा के जो निकट की आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमीडा। इट इज आल्सो स्पाइरल इन शेप, यह भी सर्पिलाकार। एक खास बात ध्यान में रख रही, इन इंडियन माइथोलॉजी, भारतीय परंपरा में इट इज नोन एज देवयानी। भारतीय परंपरा में इसे देवयानी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टाइटली बाउंड गैलेक्सीज और लूजली बाउंड आर्म वाली गैलेक्सीज स्पाइरल में होती हैं, जिनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे SA, SB, SC। ऐसे यानी टाइटली बाउंड आर्म वाली गैलेक्सीज, जिनको ऐसे गैलेक्सीज कहा जाता है।
इनकी जो आर्म्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, वो बहुत टाइटली बाउंड होती हैं और ये लगभग जो है इलिप्टिकल गैलेक्सीज या सर्कुलर जैसा शेप दिखाई देने लगता है। हालांकि इनकी जो आर्म्स होती हैं, जो भुजाएं होती हैं, वो अलग अलग दिखाई देती हैं। और एस बी जो मिड टाइप में बाउंड होती हैं और जो एस सी कैटेगरीज की जो स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं वह लूजली बाउंड आर्म्स वाली होती हैं, यानी इनकी जो आर्म्स होती है वह लूजली बाउंड होती है। जैसे यहां पर आपको एस सी गैलेक्सीज एक दिख रही है, एस बी गैलेक्सीज और एस ए। खास प्रकार धीरे धीरे क्या होता है कि आकाश गंगाएं वह एक डेफिनिट इलिप्टिकल शेप में आनी शुरू हो जाती हैं, यानी आकाश गंगाओं का एक और प्रकार आपको देखने को मिलता है इलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगा। दे लुक लाइक फ्लैट बॉल्स। कैसी दिखाई देती हैं? फ्लैट बॉल के जैसे दिखाई देती हैं। एक्चुअली दीज आर ओल्ड एज गैलेक्सीज। ये जो है पुरानी आकाश गंगाएं, इनमें भी अगर हम देखें तो E0 से लगाए E6 तक इनको बांटा गया है, यानी इनके शेप के आधार पर कि कितना ज्यादा इलिप्टिकल है या कितना सर्कुलर आकार में आ गया, उसके आधार पर E0, E3, E6 इस तरीके से इनको बांटा गया है। दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगा विच इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड एज गैलेक्सीज, जिन्हें हम पुरानी आकाश गंगाएं भी कहते हैं। इसके अलावा स्टार बर्स्ट गैलेक्सीज। एक्चुअली दीज आर न्यू स्टार्स जस्ट सीम टू बी बर्स्ट आउट क्विकली। ये नए बने हुए तारे होते हैं जो अचानक से बर्स्ट कर जाते हैं और गैलेक्सी जैसा आभास देते हैं, और इसीलिए इनको स्टार बर्स्ट गैलेक्सीज कहा जाता है। सो ये नए तारों का एक पूरा का पूरा समूह बनता है जिसमें जो है बर्स्ट होता है, विस्फोट होता है बहुत तीव्रता के साथ। सो ये जो तीव्रता से विस्फोट हो रहा है यह इसको गैलेक्सी के स्वरूप में दिखाता है। इसके अलावा सैटेलाइट गैलेक्सीज विच लैक क्लीन स्पाइरल शेप बिकॉज ऑफ द अदर गैलेक्सीज पुल एंड रैप देम। खास बात समझिए कि कोई ऐसी आकाश गंगा जो दो बड़ी आकाश गंगाओं के बीच में आ जाए और उनके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसके खिंचाव होने लगे और उससे वो रैपिंग स्टार्ट हो जाए तो एक छोटी गैलेक्सीज में बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक आप बॉल ले लीजिए जिसमें टेप लगा हो, टेप की बॉल बनाइए और टेप जो है काफी दूर तक फैला हुआ है, लेकिन उस पर जब आप फोर्स लगाना शुरू करते हैं तो रोटेट होकर के क्या होता है, छोटा आकार लेना शुरू करता है। सेम वैसे ही ड्वार्फ गैलेक्सीज या बौनी आकाश गंगाएं होती है जिनको हम सैटेलाइट गैलेक्सीज भी कहते हैं। ये रैप अप हो जाती हैं कैसे? अदर गैलेक्सीज के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये रैप अप हो जाती हैं और छोटी होती चली जाती। इसके अलावा एस ओ गैलेक्सीज जिनको हम लेंटिकुलर गैलेक्सीज कहते हैं। लेंटिकुलर गैलेक्सीज की अगर हम बात करें तो इनका जो शेप है वह इन सबसे अलग होता है, ना तो स्पाइरल रहता है और ना ही इलिप्टिकल। यह जो है एक बल्जी टाइप का आकार बनाती है। सेंट्रल बल्ज जो है इनका उभरा हुआ रहता है, एक सासर डिस्क शेप आकार रहता है। लेंटिकुलर गैलेक्सीज कहलाती है। हम आप लोगों से यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और ब्रह्मांड में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टलेशन अर्थात तारामंडल के ऊपर। अब ये कॉन्स्टलेशन या तारामंडल क्या है? कैन एनीबडी कमेंट? आप में से कोई बता सकता है कॉन्स्टलेशन या तारामंडल क्या है? चलिए आपको बताते हैं। कॉन्स्टलेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्निजेबल पैटर्न इन द नाइट स्काई। कहने का मतलब है कि तारों का ऐसा समूह जो आसमान में एक निश्चित आकृति जैसा दिखाई देता हो उसे हम कॉन्स्टलेशन या तारामंडल कहते हैं। रिकॉग्निजेबल पैटर्न बना रहा हो, यानी जो पैटर्न को हम समझ पाए, डेफिनिट पैटर्न बोलते हैं इसको, यानी द ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म अ डेफिनिट पैटर्न इन द
नाइट स्काई, क्योंकि रात में ही दिखाई देगा, सूर्य के प्रकाश के कारण तो दिखाई नहीं देगा. सो इट फॉर्म अ डेफिनिट पैटर्न. सो डेफिनिटी इसमें इंपॉर्टेंट है. हाउ मेनी कॉन्स्टलेशन इन आवर गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा में कुल कितने कॉन्स्टलेशन? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन के अनुसार अगर हम देखें तो टोटल 89 ऑफिशियल कॉन्स्टलेशन इन आवर गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में टोटल कितने कॉन्स्टलेशन पहचाने गए हैं? 89 कॉन्स्टलेशन पहचाने गए हैं, 89 तारामंडल. जैसे अगर आप लोगों ने कभी कुंडली वगैरह देखा होगा तो उसमें तमाम जो है राशियां आती हैं, वो भी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन के नाम है. और जिस कॉन्स्टलेशन के सीध में जब हमारी पृथ्वी और सूर्य सेलेस्टियल स्काई में रहती है तो वो राशि का टाइम पीरियड माना जाता है. जैसे एरिस, पिसीज, एक्वेरियस, कैप्रिकोनस, सजिटेरियस, स्कॉर्पियस, लिब्रा, वर्गो, लियो, कैंसर, जेमिनी, टॉरस, ये जो है तमाम राशियां हैं और इनके आधार पर जो है तमाम सारी चीजें हिंदू माइथोलॉजी में चलती है. अब आते हैं कि भाई जितने भी कॉन्स्टलेशन है हमारी गैलेक्सी में उसमें लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन कौन सा है? हाइड्रा इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन अकॉर्डिंग टू द एरिया. एरिया का मतलब आसमान में जगह घेरने के क्रम में अगर देखें तो सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन कौन सा है? हाइड्रा है. लेकिन हाइड्रा क्या है? बैंडेड स्नेक को कहा जाता है हाइड्रा, और इसका जो शेप है वो बैंडेड स्नेक जैसा है, इसीलिए इसको जो है इस कॉन्स्टलेशन को हाइड्रा कहा गया. बट हाइड्रा इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टलेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टार्स. हालांकि ये आसमान में जगह बहुत ज्यादा घेरता है, लेकिन तारों की संख्या के मामले में ये सबसे छोटा तारामंडल है, यानी 68 स्टार है इसमें केवल. लेकिन ये 68 तारे पैटर्न बनाने के क्रम में, एक रिकॉग्निजेबल पैटर्न बनाने के क्रम में सेलेस्टियल स्पेस में बहुत ज्यादा दूर तक फैले हुए हैं, और इसीलिए एरिया में ये सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन है. स्मॉलेस्ट कॉन्स्टलेशन की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट कॉन्स्टलेशन कौन सा है? तो क्रक्स है. ऐसा दिखाई देता है क्रक्स. इट इज स्मॉलेस्ट कॉन्स्टलेशन अकॉर्डिंग टू एरिया. क्षेत्रफल में यानी आसमान में जगह घेरने के क्रम में अगर देखें तो क्रक्स जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टलेशन है, सबसे छोटा कॉन्स्टलेशन. अगर हम बात करें लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टार्स, तारों की संख्या के मामले में सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो उसका नाम है सेंटोरस. सेंटोरस इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टार्स, और इसमें टोटल कितने स्टार हैं? 92 स्टार. यानी तारों की संख्या में जो सबसे छोटा तारामंडल है उसमें 68 स्टार हैं, और तारों की संख्या के मामले में सबसे बड़ा जो तारामंडल है उसमें 92 स्टार हैं. Meanwhile, smallest constellation according to the number of stars having 68 star, and largest constellation according to the number of stars having 92 stars. So अगला बहुत इंपॉर्टेंट है उर्सा मेजर और बिग बियर. इट इज मोस्ट पॉपुलर कॉन्स्टलेशन, सबसे प्रसिद्ध तारामंडल है. मोस्ट पॉपुलर कॉन्स्टलेशन, सबसे प्रसिद्ध तारामंडल क्या है? उर्सा मेजर और बिग बियर. इसको इंडियन माइथोलॉजी में, चूंकि आसमान में बिग बियर बड़े भालू जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको बिग बियर भी कहते हैं. इन इंडियन माइथोलॉजी इट इज नोन एज सप्तऋषि तारामंडल. भारतीय परंपरा में इसे सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं. अब आप लोगों से एक सवाल कि इसमें कुल कितने तारे होंगे, इस कॉन्स्टलेशन में कुल कितने तारे हैं? 7 मत लगा दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है स्मॉलेस्ट कॉन्स्टलेशन में 68 स्टार है और लार्जेस्ट में
92 है, तो 68 से ज्यादा, 92 से कम। हालांकि इसके 7 तारे, इसको सप्तऋषि फिर क्यों कहा जाता है? इसके 7 तारे जो आकाश में सेलेस्टियल स्पेस में उल्टे चम्मच या क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह की स्थिति बनाते हैं, उनका नामकरण भारतीय परंपरा के 7 ऋषियों के नाम पर किया गया है। भृगु, वशिष्ठ, अंगिरस, अत्रि, क्रतु, पुलस्त्य एंड पुलसा। सो पुलसा, पुलत्स्य, क्रतु, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ, भृगु के नाम पर इन 7 तारों का नामकरण किया गया है। इसीलिए इंडियन माइथोलॉजी में इसे सप्तऋषि कहा जाता है, मोस्ट पॉपुलर कॉन्स्टलेशन, सबसे प्रसिद्ध तारा। इसके अलावा एक और कॉन्स्टलेशन, ये हमारा उर्सा मेजर या बिग बियर है। कैसा दिखाई दे रहा है? बिग बियर जैसा। और उसके जो ब्राइटेस्ट स्टार हैं डूबे एंड मेराक, वो मैंने आपको दिखाया। उर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन, इसे लिटिल बियर कहते हैं क्योंकि ये कैसा दिखाई देता है? छोटे भालू जैसा दिखाई देता है। सो उर्सा माइनर आल्सो नोन एज लिटिल बियर एंड इट कंटेन द पोलरिस। प्रेजेंट हमारा जो पोल स्टार है वह है पोलरिस, और चूंकि प्रेजेंट पोल स्टार हमारा पोलरिस है, तो ये ध्यान में रखे रहिए कि भाई इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है आपसे। जो हमारा प्रेजेंट पोल स्टार है वो क्या है? पोलरिस है। पोलरिस ये इकलौता तारा नहीं है, 3 तारों का समूह है। कौन कौन से? तो पोलरिस ए, पोलरिस ए बी और पोलरिस बी। लेकिन हमको दिखाई कौन देता है नेकेड आई से? केवल पोलरिस ए। कैसे? वो समझिए। एक्चुअल में क्या है कि ये तारे एक के पीछे एक के पीछे एक हैं, तो हमें कौन सा तारा दिखाई देगा? केवल पोलरिस ए दिखाई देगा। पोलरिस ए बी और पी चूंकि एक के पीछे एक हैं, तो हमें बाकी नहीं दिखाई देगा, केवल पोलरिस ए दिखाई देगा। इसलिए पोलरिस ए विजिबल बाय नेकेड आई, विच इज नाउअडेज आवर पोल स्टार इन नदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में हमारा जो है वर्तमान में क्या है? ये पोल स्टार है, ध्रुव तारा। ठीक है, हम यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड पर चर्चा कर रहे हैं, और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं ब्लैक होल पर। अब ये ब्लैक होल क्या चीज है? बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज, जिसको आप लोगों को लेकर के बड़ा कौतूहल रहता है कि भाई यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज है जो इतना पावरफुल ग्रेविटी टग बना रही है कि इससे लाइट भी स्किप नहीं हो पा रहा है। यानी इतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र बनाने वाला एरिया जिससे प्रकाश भी बच करके नहीं निकल पा रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्चुअल में ब्लैक होल प्रेडिक्टेड बाय कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड इन 1916 आफ्टर आइंस्टीन जनरल रिलेटिविटी थ्योरी। जब आइंस्टीन ने 1915 में अपनी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी दिया, तो उसके आधार पर कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने यह प्रेडिक्ट किया कि सेलेस्टियल स्पेस में हमारे गैलेक्सीज के सेंटर में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जो ब्लैक होल है, जहां से कुछ भी बाहर न निकल पाए। मीन्स वेल ब्लैक होल क्या है? इट इज अ रीजन इन स्पेस where the gravitational pull so strong that nothing, not even light can escape. कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। और तारा अगर इसके पास है और अपनी मोमेंटम को नहीं बना पा रहा है, अगर वो अपनी मोमेंटम को नहीं बना पाएगा तो क्या होगा? स्पैगेटिफिकेशन होगा, वो खिंचता चला आएगा और बड़े जैसे स्पैगेटी खिंचती है उस तरीके से खिंचता हुआ ब्लैक होल में समा जाएगा। यानी खींचने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। और ये जो है ब्लैक होल के सेंटर में जाके समा जाएगा। तो इतना पावरफुल ग्रेविटी टग बनाता है कि दैट लाइट कांट इवन एस्केप फ्रॉम दैट पावरफुल ग्रेविटी टग। हालांकि 1916 में ही 1916 में ही बता दिया गया था इसके बारे में, बट फर्स्ट इमेज
captured in 2019 by Event Horizon Telescope M87 जो हमारा ब्लैक होल है उसके बारे में, उसका जो है खींचा गया पहला इमेज कैप्चर किया गया 2019 में ब्लैक होल का। जब उससे लाइट भी बाहर नहीं निकल रहा है तो क्या किया गया, उसकी चारों तरफ का एरिया, और फिर हमें यह पता चला कि एक ऐसा एरिया है जिससे लाइट भी बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसकी एक इमेज जनरेट की गई और फर्स्ट इमेज आती है जून 2019 में। टाइप्स ऑफ ब्लैक होल की अगर हम बात करें, ब्लैक होल के प्रकार की बात करें, तो स्टेलर मास ब्लैक होल। Stellar mass black holes are created when massive stars explode, leaving behind a black hole with mass of just a few sun. तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब एक बहुत बड़ा तारा, मैसिव स्टार क्या होता है, एक्सप्लोड करता है और कुछ सूर्यों के बराबर द्रव्यमान वाला एक ब्लैक होल बन करके आता है, केवल कुछ तारों के द्रव्यमान के बराबर का ब्लैक होल बन करके आता है, इसलिए इसको कहते हैं स्टेलर मास ब्लैक होल, कुछ तारों के द्रव्यमान वाला ब्लैक होल। इसके अलावा सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एग्जिस्ट इन द हार्ट ऑफ गैलेक्सीज and usually contains mass equivalent to the millions and billions of the sun. सुपरमैसिव ब्लैक होल ये साधारणतया आकाश गंगाओं के केंद्रीय प्रदेश में रहते हैं, सेंट्रल पार्ट वाले हिस्से में रहते हैं, और इनका जो मास है, द्रव्यमान है, वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सन के इक्विवेलेंट में होता है, अरबों खरबों तारों के, करोड़ों अरबों तारों के बराबर इनका जो है मास होता है, द्रव्यमान होता है। इसके अलावा इंटरमीडिएट ब्लैक होल, सच बॉडी कुड फॉर्म व्हेन स्टार्स कोलाइड इन अ चेन रिएक्शन एंड यूजुअली कंटेन द मास इक्विवेलेंट टू द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द सन। सैकड़ों हजारों सूर्यों के बराबर द्रव्यमान है। इस प्रकार के ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब स्टार कोलाइड करते हैं चेन रिएक्शन के रूप में, और फिर सेंटर में कुछ सैकड़ों या हजारों सूर्यों के बराबर द्रव्यमान आ जाता है, जो एक पावरफुल ग्रेविटी टग बनाता है जिससे लाइट एस्केप न कर पाए, तो वो इंटरमीडिएट ब्लैक होल है। आजकल मिनिएचर ब्लैक होल की संकल्पना भी हॉलीवुड मूवीज के बाद जो है आई हुई है, जो कहा जाता है कि केवल उसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो बहुत कम है। तो ये भी एक अवधारणा आई है। ब्लैक होल का अपोजिट माना जाता है व्हाइट होल। अब ये व्हाइट होल क्या चीज है वो समझिए। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ब्लैक होल में एब्जॉर्ब हुआ जो सारा का सारा लाइट और मास है, वो जिस जगह पर इमिट होता होगा वह व्हाइट होल है। तो ये भी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि जहां पर इमिशन ऑफ द मास ऑफ ब्लैक होल एंड लाइट विच एब्जॉर्ब बाय द ब्लैक होल वेयर इमिटेड आउट इज नोन एज व्हाइट होल। ठीक है, हम यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और यूनिवर्स या ब्रह्मांड में भी हम पल्सर्स एंड क्वेसर्स के ऊपर बात करेंगे। पल्सर्स और क्वेसर्स क्या है? पल्सर्स की बात करें तो सेलेस्टियल स्पेस में कुछ ऐसे स्टार खोजे गए जो स्पीडली रोटेट करते थे और रेगुलरली इमिट करते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। इसके अलावा 1960 में सेलेस्टियल स्पेस को ऑब्जर्व करने के दौरान एलन स्टैंडेज को एक क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स मिला जिससे बड़ी मात्रा में एनर्जी बाहर निकल रही थी, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बाहर निकल रही थी, जितना कि पूरी आकाश गंगा की एनर्जी होती उतना एक सेंट्रल पॉइंट से बाहर निकल रही थी। तो उसको उन्होंने क्वेसर्स नाम दिया, क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स कहा। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं पुल्सर्स की। डिस्कवर्ड बाय जॉकलिन बेल बर्नेल एंड एंटोनी हैविश इन 1967। इसकी खोज जैकलिन बेल बर्नेल और एंटोनी हैविस के द्वारा 1967 में की गई। पल्सर बाइक की विशेषता क्या थी? डीटीएसआई इंजन लगा हुआ था, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन इंजन, जो ट्विन स्पार्क के माध्यम से डिजिटली जो है काम करता था और स्पीड को बढ़ा देता है। वो विशेषता इस तारे की है। अब देखिए कैसे काम करता है। हाईली मैग्नेटाइज्ड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार विच इमिटिंग रेगुलर पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स मीन्स while speedily rotating star which regularly emit radio waves are electromagnetic radiations. उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहेंगे पल्सर्स। सो ध्यान में रखे रहिए। इसके अलावा क्वेसर्स। क्वेसर्स का फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है क्वेसी स्टेलर रेडियो सोर्सेस। शॉर्ट में इसी को हम कहते हैं क्वेसर्स। वेयर डिस्कवर्ड बाय एलन स्टैंडेज इन 1960। इसकी खोज एलन स्टैंडेज ने 1960 में की थी। अब क्वेसर्स क्या है और कहां ये मिलते हैं? क्वेसर्स से बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती, इतनी ज्यादा जितना कि पूरी गैलेक्सी की एनर्जी, उतनी केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलती। बट क्वेसर्स के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि क्वेसर्स लिव ओनली इन द गैलेक्सीज विद द सुपर मैसिव ब्लैक होल। यानी क्वेसर्स केवल और केवल उन्हीं आकाश गंगाओं में पाए जाएंगे जिसमें सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल है। बाकी गैलेक्सीज में ये नहीं पाए जाएंगे, बाकी आकाश गंगाओं में ये नहीं पाए जाएंगे। अभी तक ऑब्जर्व नहीं किए गए हैं, केवल और केवल उन्हीं गैलेक्सीज में ऑब्जर्व किए गए हैं जिनमें सुपर मैसिव ब्लैक होल मिला है। बाकी जगह पर ऑब्जर्व अभी तक नहीं किए। हम यूनिवर्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अर्थात ब्रह्मांड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं नेबुला या निहारिका के ऊपर। नेबुला या निहारिका क्या चीज है वो समझिए। कॉमन टर्म में आपको समझाएं तो इनको सीड ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है, सीड ऑफ गैलेक्सी कहा जाता है, आकाश गंगा या सौर मंडल के बीज कहा जाता है। कॉमन टर्म में आपको अगर हम समझाएं तो चलिए जानते हैं। इट इज अ जायंट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस विच आर द बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स। ये अंतरिक्ष में, सेलेस्टियल स्पेस में ऐसे क्लाउड हैं, गैसेस के बड़े बादल हैं, धूल, गैस और अन्य चीजों के बने हुए बादल हैं जिनमें सेल्फ ग्रेविटी एक्युमुलेशन होता है और इससे स्टार का जन्म होता है, तारों का जन्म होता है। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो एक्युमुलेट होना शुरू होते हैं, फिर प्लैनेटॉइड्स बनता है। सेंट्रल बल्ज में जो मास एक्युमुलेशन होता है सेंट्रल पार्ट में, वह जो है स्टार बना लेता है। तो और बाकी जो पार्ट है वह तमाम प्लैनेटरी डिस्क बनती है और प्लैनेट्स बन करके आते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो स्टार का बर्थ प्लेस या सोलर सिस्टम के तमाम सोलर सिस्टम का जो है बर्थ प्लेस है नेबुला या निहारिका। अलग अलग टाइप की नेबुला ऑब्जर्व की गई हैं, इनको देखते हैं। टाइप ऑफ नेबुला की बात करें, निहारिका के प्रकारों की बात करें तो इमिशन नेबुला। इमिशन नेबुला ग्लो ड्यू टू आयोनाइज्ड गैसेस। इमिशन नेबुला में जो ग्लो होता है, जो चमक होता है, वह आयोनाइज्ड आयनीकृत गैसों के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल ओरियन नेबुला,
जो कि हमारे गैलेक्सी की नेबुला है, ओरियन। इसके अलावा रिफ्लेक्शन नेबुला। रिफ्लेक्शन नेबुला रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम नियर बाई स्टार्स। ये अपने आसपास के स्टार्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करके अपनी चमक को बरकरार रखते हैं, इसीलिए इनको रिफ्लेक्शन नेबुला कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लीयड्स नेबुला, यह जो है रिफ्लेक्शन नेबुला का एग्जाम्पल है। इसके अलावा डार्क नेबुला। डार्क नेबुला का मतलब ये डार्क अपीयर होगी क्योंकि इट एब्जॉर्ब लाइट्स, सो इट अपीयर्स एज अ डार्क पैचेस। ये डार्क पैचेस के रूप में दिखाई देती है नेबुला, क्योंकि ये लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हॉर्स हेड नेबुला, घोड़े के सिर के जैसी नेबुला, ये हॉर्स हेड नेबुला कहलाती है। इसके अलावा प्लैनेटरी नेबुला। इजेक्टेड आउटर लेयर ऑफ अ डाइंग स्टार। किसी मरते हुए तारे का जब आउटर लेयर वह इजेक्ट आउट हो तब जो नेबुला बनती है उसे हम प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिंग नेबुला, जैसे रिंग नेबुला जो है प्लैनेटरी नेबुला का एग्जाम्पल है। इसके अलावा सुपरनोवा रिमिनेंट नेबुला। जब सुपरनोवा स्टार का एक्सप्लोजन होता है तो उसके जो रिमेन्स बचे रहते हैं, अवशेष बचे रहते हैं, उनसे जो नेबुला बनती है उसे सुपरनोवा रिमिनेंट नेबुला कहते हैं। मीन्स वाइल इट इज रिमेन्स ऑफ एक्सप्लोरेड स्टार्स। फॉर एग्जाम्पल क्रैब नेबुला, जैसे क्रैब नेबुला, इट इज रिमेन्स ऑफ एक्सप्लोडेड स्टार। सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए पदार्थ जो नेबुला के स्वरूप में आते हैं उनको हम सुपरनोवा रिमिनेंट नेबुला कहते हैं। हम चर्चा करने वाले हैं यूनिवर्स पर, अर्थात ब्रह्मांड के ऊपर, और ब्रह्मांड में भी हम चर्चा करेंगे स्टार्स के ऊपर, तारों के ऊपर। यानी व्हाट आर द स्टार्स, तारे क्या हैं? कमेंट करके बताइए, व्हाट आर द स्टार्स, तारे क्या हैं? चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्स आर बिग एक्सप्लोडिंग बॉल ऑफ गैस, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। तारे ये गैस के बहुत बड़े एक गेंदनुमा संरचना है, बहुत बड़े। इनमें गैसेस में अगर हम देखें तो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम रहती है, विच रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकालती। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपस में यूनाइट होते हैं और हीलियम के आइसोटोप का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अगर हम देखें तो 13.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बाहर निकलती है। 13.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बाहर निकलती है। 7.6 से लेकर के 13.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कभी कभी ये 14.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी चली जाती है। इतनी ऊर्जा केवल एक एटम के यूनाइट होकर के हीलियम बनने से निकलती है। यानी हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स वो यूनाइट होकर के हीलियम का एक आइसोटोप बनाते हैं, उस दौरान इतनी ऊर्जा निकलती है। और इसमें अरबों खरबों हाइड्रोजन यूनाइट होते रहते हैं पर सेकेंड, और हीलियम बनता रहता है स्टार्स में, तो लगातार जो है ऊर्जा निकलती रहती है। मीन्स वेल द फ्यूल ऑफ स्टार्स क्या है? तारों का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन है। तारों का ईंधन क्या है? फ्यूल्स ऑफ। और प्रोसेस ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन। स्पेशली अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? फ्यूज में आप क्या करते हो? घरों में फ्यूज लगा होता है तो दो छोटी सर्किट को जोड़ करके एक बड़ी सर्किट आप बनाते हैं। फ्यूजन यही है।
when two lighter nuclei combined to form a heavier nuclei. That process is known as nuclear fusion. इसे हम नाम की संलयन कहते हैं। जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करें तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे। ऐसे ही न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन में। फिशिंग में आप क्या करते हो? बड़े एरिया से मछलियों को, छोटी छोटी मछलियों को बाहर निकाल लेते हो। तो सेम, when a heavier nuclei break into smaller nuclei, that process is known as nuclear fission, नाभिकीय विखंडन। जैसे अगर हम बात करें फिशन की, तो उसमें जो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जैसे अगर हम बात करें सदी फजान्स के रूल को लेकर के, तो 92 यूरेनियम 235, इस पर हम न्यूट्रॉन की अगर बम्बार्डमेंट करा दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 92 यूरेनियम 236 में, और फिर जो है निकल कर, ये तो आपका जो मेनली रिएक्शन होता है वो, ये मैं आपको फिशन की बात बता रहा हूं। और फिर ये टूट जाएगा 56 बेरियम 141 में प्लस 36 क्रिप्टन 92, और इस प्रक्रिया में 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल करके आएंगे, प्लस 971 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर निकल करके आएगी। ये न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस है। फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है क्योंकि ये बहुत तीव्रता से होते हैं और बहुत लाइटर न्यूक्लियाई जो है कंबाइंड होकर के एक एज कंपेयर टू द हैवियर न्यूक्लियाई बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन कंबाइंड हुआ तो हीलियम बना, और ये प्रोसेस कहां होती है? स्टार्स में होती है, तारों में। अब आते हैं कुछ फैक्ट स्टार्स के बारे में। जैसे क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा क्या है? सूर्य है। और जब हमारा सन का एरिया खत्म होता है, उर्थ क्लाउड जहां पर खत्म होता है, उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो नियरेस्ट स्टार टू द सन या सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्या हो जाएगा आपका? प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये है आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी, सेकंड नियरेस्ट स्टार। थर्ड नियरेस्ट स्टार क्या है? अल्फा सेंटोरी बी है। और फोर्थ नियरेस्ट स्टार क्या है? अल्फा सेंटोरी ए है। यानी नियरेस्ट स्टार टू द सन अगर पूछ ले, पृथ्वी से दूसरा सबसे निकट का तारा पूछे या सूर्य का सबसे निकट का तारा, प्रोक्सिमा सेंटोरी। पृथ्वी का तीसरा सबसे निकट का तारा या सूर्य का दूसरा सबसे निकट का तारा, अल्फा सेंटोरी बी। और सूर्य का तीसरा सबसे निकट का तारा या पृथ्वी से चौथा सबसे निकट का तारा, अल्फा सेंटोरी ए। तो ये ध्यान में रखे रहिएगा, आपसे इन तारों के विषय में सवाल किया जाता है। इसके अलावा एक सवाल आता है, ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। सेलेस्टियल स्पेस में सबसे चमकीला तारा रात में हमको कौन सा दिखाई देता है? तो सिरियस, विच इज ऑल्सो नोन एज द डॉग स्टार, जिसे हम डॉग स्टार कहते हैं। हिंदी में भी डॉग स्टार लिखिएगा, कुत्ता तारा नहीं लिख दीजिएगा, हिंदी में भी डॉग स्टार। तो सिरियस या विच इज ऑल्सो नोन एज डॉग स्टार इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। कौन से कॉन्स्टलेशन का पार्ट है? कैनिस मेजर कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है डॉग स्टार, सिरियस। कैनिस मेजर कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है डॉग स्टार। इसकी अर्थ से डिस्टेंस कितनी है? अप्रोक्स 8.6 लाइट ईयर, 8.6 प्रकाश वर्ष है। इसकी ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो एपरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ -1.46 means while brightest star in the night sky excluding the sun,
सूर्य को छोड़ दें दिन में, तो रात में जो सबसे चमकीला तारा है वो कौन सा है? सिरियस है। ठीक है। इसके अलावा एक सवाल पूछा जाता है, हॉटेस्ट स्टार, अब तक ज्ञात सबसे गर्म तारा कौन सा है और उसका सरफेस टेम्परेचर कितना है? WR102 या वुल्फ-राइट 102 स्टार, वुल्फ-राइट 102 स्टार या WR102 स्टार, इट इज द हॉटेस्ट स्टार, ये सबसे गर्म तारा है। इसका सरफेस टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इट इज एस्टिमेटेड ओवर 2,10,000 केल्विन, 2,10,000 इसके सरफेस का ही टेम्परेचर है। आप समझिए, सन के सरफेस का टेम्परेचर वो अप्रोक्स 5800 केल्विन है और इसका 2,10,000 डिग्री केल्विन है। इसकी लोकेशन की बात करें तो इन द कॉन्स्टलेशन सजिटेरियस, सजिटेरियस कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है ये। लार्जेस्ट नोन स्टार बाय रेडियस की अगर हम बात करें, रेडियस में सबसे बड़ा तारा अब तक ज्ञात कौन सा है? तो स्टीफेंसन 218 ये अब तक के ज्ञात तारों में सबसे बड़ा तारा है। हालांकि इसके पहले तक, कुछ समय पहले तक स्कूटी को सबसे बड़ा तारा माना जाता था बाय रेडियस, बट आज के डेट में स्टीफेंसन 218 को माना जाता है सबसे बड़ा तारा, लार्जेस्ट स्टार। ठीक है। इसके अलावा एक सवाल आता है, मोस्ट मैसिव स्टार एंड मोस्ट ल्यूमिनस स्टार, दोनों क्या है? R136A1, मोस्ट मैसिव स्टार पूछे या मोस्ट ल्यूमिनस स्टार पूछे, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? R136A1। इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो नियरली 9 मिलियन टाइम द ल्यूमिनिसिटी ऑफ द सन, सूर्य की चमक से 9 मिलियन टाइम ज्यादा ल्यूमिनिसिटी है किसकी? R136A1 की। इसका मास अगर हम सन के कंपैरिजन में देखें तो अप्रोक्स 215 टाइम्स ऑफ द सन मास, सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 215 गुना ज्यादा द्रव्यमान है। एंड इसकी लोकेशन की बात करें तो लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड है, वहां पर यह पाया जाता है, लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड में मिलता है। ओल्डेस्ट स्टार डिस्कवर्ड, जो अब तक सबसे प्राचीन तारा खोजा गया है, इसने कई सारे सवाल बिग बैंग के ऊपर उठाए हैं। उसका नाम है मेथुसेलाह स्टार। इट इज आल्सो नोन एज HD 140-283, 140-283 बोला जाता है इसको, मेथुसेलाह स्टार। इसकी एस्टिमेटेड एज मानी गई है 14.5 बिलियन ईयर, यानी यूनिवर्स की एज से ज्यादा, ओल्डर देन द एस्टिमेटेड एज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की एस्टिमेटेड एज कितनी मानी गई है? 13.77 बिलियन ईयर। और ये 14.5 बिलियन ईयर माना जा रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये कैलकुलेशन एरर के कारण संभव हो सकता है, कुछ ये कहते हैं कि भाई अगर ये ओल्डेस्ट स्टार है तो इसका मतलब कि बिग बैंग और पहले हुआ हो सकता है, या हमारा यूनिवर्स जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पुराना है। सो स्टार्स सपोजेबली ओल्डर देन द यूनिवर्स है मेथुसेलाह। इट इज लोकेटेड इन द कॉन्स्टलेशन लिब्रा। लिब्रा कॉन्स्टलेशन में इसकी खोज की गई है, लिब्रा तारामंडल में यह मेथुसेलाह खोजा गया है। इसके अलावा फास्टेस्ट रोटेटिंग स्टार, अपनी एक्सिस पर रोटेट करने वाला स्टार वह है VFTS 102। इसकी स्पिनिंग की अगर हम बात करें तो 2 मिलियन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पर।
and it is located in Tarantula Nebula, which is located in Large Magellanic Cloud. जो Large Magellanic Cloud का हिस्सा है Tarantula Nebula, उसमें जो है ये स्टार है VFTS जो ऑब्जर्व किया गया, अब तक ज्ञात फास्टेस्ट रोटेटिंग स्टार है। आप देखें तो जब आप हाइड्रा को देखते हैं स्पेस में तो वहां पर आपको इस तरीके से लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड और स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड देखने को मिलता है। और ये जो लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड है इसी में टैरेंटुला नेबुला है और उसी के पास में स्थित है फास्टेस्ट रोटेटिंग स्टार VFTS 102। हम चर्चा कर रहे हैं यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के ऊपर, और यूनिवर्स या ब्रह्मांड में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ स्टार्स के बारे में, अर्थात तारों के प्रकार के बारे में। तारों के प्रकार की बात करें तो कॉमन रूप में तारों को उनके कलर के आधार पर पहचाना जाता है, जो कि उनका टेम्परेचर बताता है, तापमान बताता है। इसके अलावा तारों को उनके मास यानी द्रव्यमान के आधार पर भी डिफाइन किया जाता है। इन्हीं को देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें टाइप ऑफ स्टार्स की अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, तापमान के आधार पर तारों के प्रकार की अगर हम बात करें, सो स्टार कलर इज लिंक्ड टू टेम्परेचर। तारों का रंग उनके तापमान से जुड़ा होता है। इफ स्टार अपीयर्स ब्लू, अगर तारा जो है नीले रंग का दिखाई दे रहा है तो उसका टेम्परेचर 50,000 से 28,000 केल्विन के बीच में माना जाता है। 50,000 केल्विन से 28,000 केल्विन के बीच का माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक तारा है रिसेल, वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। सबके एक एक एग्जाम्पल लेंगे हम। इसके अलावा ब्लेज व्हाइट कलर का अगर तारा दिख रहा है तो उसका टेम्परेचर रेंज है 28,000 से लगाए 10,000 केल्विन के बीच में। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिरियस स्टार। अगर तारा व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है तो उसका टेम्परेचर रेंज 10,000 से लगाए 7,500 केल्विन के बीच का है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेगा। अगर तारा व्हाइटिश येलो दिखाई दे रहा है तो उसका टेम्परेचर रेंज 7,500 से 6,000 केल्विन के बीच का है, फॉर एग्जाम्पल कैपेला। अगर तारा येलो कलर का दिखाई देता है, पीले रंग का दिखाई देता है, तो इसका टेम्परेचर 6,000 से 4,900 केल्विन के बीच माना जाता है। जैसे हमारा तारा सूर्य यानी हमारे सोलर सिस्टम में जो हेड है हमारा सूर्य, वो एलोइस है, पीले रंग का तारा है। इसके अलावा ऑरेंज कलर में अगर अपीयर हो रहा है तो अगर कोई तारा ऑरेंज कलर में अपीयर हो रहा है तो उसका टेम्परेचर 4,900 केल्विन से लगाए 3,500 केल्विन के बीच में है, फॉर एग्जाम्पल आर्कट्यूरस। अगर तारा रेड कलर में दिखाई दे रहा है तो उसका टेम्परेचर रेंज है 3,500 केल्विन से 2,000 केल्विन, फॉर एग्जाम्पल बीटलगीज। तो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तारों के प्रकार हो गए, ऐसे दिखाई देते हैं अलग अलग कलर के तारे। हॉटेस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे ब्लू कलर का है रिगेल, ब्लू व्हाइट कलर का है सिरियस, येलो कलर में सन, ठीक है, ऑरेंज कलर में एल्डेबेरॉन, और अगर हम बात करें रेड कलर में तो एंटारिस। ये जो है तारे अलग अलग कलर के आपको दिखाई दिए गए हैं यहां पर। तो इस तरीके से तारों का टेम्परेचर रेंज जो है वो उनके कलर से लिंक होता है। इसके अलावा टाइप ऑफ स्टार्स की बात करें तो उनको मास के आधार पर भी बांटा गया है अलग अलग प्रकार में। टाइप ऑफ स्टार्स बाय मास। मेन सीक्वेंस स्टार, मेन सीक्वेंस स्टार का मतलब होता है कि ऐसा तारा जिसमें जो है हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन एक सीक्वेंस में, मेन सीक्वेंस में अभी चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बहुत तेजी से, फॉर एग्जाम्पल सन। तो सूर्य जो हमारा है वो मेन सीक्वेंस का स्टार है अकॉर्डिंग टू द मास, द्रव्यमान के आधार पर वो मेन सीक्वेंस स्टार की कैटेगरी में आता है।
इसके अलावा रेड जायंट, लार्ज कूल डाइंग स्टार को हम रेड जायंट कहते हैं, लाल दैत्य कहते हैं। सन की अगर हम बात करें तो उसका टेम्परेचर है 1500 केल्विन। स्मॉलेस्ट केपलर रेड जायंट की अगर हम बात करें तो 5000 केल्विन, और लार्जेस्ट केपलर रेड जायंट है यहां पर। तो अलग अलग दिखाए गए हैं यहां पर रेड जायंट के एग्जांपल, और सन से उसकी कंपैरिजन किया गया है। इसके अलावा है व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन। दीज आर स्मॉल हॉट डेड रिमेनेंट ऑफ द स्टार्स। ये तारों, मरता हुआ तारा है जो एक स्टेज में जाता है, व्हाइट ड्वार्फ की स्टेज में। श्वेत वामन या श्वेत बौने की स्टेज कहलाती है। इसके अलावा सुपर जायंट। सुपर जायंट का मतलब हो गया बहुत बड़ा तारा। मीन्स वाइल दीज आर मैसिव एंड वेरी ल्यूमिनस स्टार। ये बहुत बड़े और बहुत चमकीले तारे हैं। फॉर एग्जाम्पल बीटलगीज। बीटलगीज आर द सुपर जायंट। सो बीटलगीज को ध्यान में रखे रहिएगा। अगला है न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन तारा। इट इज अल्ट्रा डेंस रिमेन्स ऑफ सुपरनोवा। सुपरनोवा के विस्फोट के बाद बहुत ही संघनीभूत, अल्ट्रा डेंस, अत्यंत घनीभूत जो हिस्सा होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन में, वो न्यूट्रॉन स्टार के रूप में होता है। इस तरीके से न्यूट्रॉन स्टार रोटेट करता है, एनर्जी निकालता है। यह भी एक तारे का प्रकार है अकॉर्डिंग टू द मास। अल्ट्रा डेंस है, डेंसिटी बहुत जो है इसकी। सो ये ध्यान में रखे रहिएगा, बहुत ही क्या है, अल्ट्रा है इसकी डेंसिटी। इसके अलावा ब्राउन ड्वार्फ। ब्राउन ड्वार्फ मीन्स वेल फेल्ड स्टार विथ इनसफिशियंट मास फॉर फ्यूजन। यानी ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो तारा बनते बनते रह गए, क्योंकि उनमें इतना मास नहीं था कि फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो सके। जो फ्यूजन रिएक्शन के लिए मास का होना अनिवार्य जितना होता है, उससे थोड़ा ही कम रह गए। इस कैटेगरी में हमारा सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट माना जाता है कि इसमें थोड़ा और मास रहा होता तो वह भी स्टार की तरह बिहेवियर करता, जुपिटर। ब्राउन ड्वार्फ की कैटेगरी में आ जाता। और अगर जो है इसमें फ्यूजन स्टार्ट हो रहा है तो वो लो मास स्टार के रूप में काम करेगा। अगर फ्यूजन स्टार्ट हो गया तो ब्राउन ड्वार्फ कैसे काम करने लगेगा? लो मास स्टार के रूप में काम करने लगेगा। ठीक है, जैसे हमारा सन जो है मेन सीक्वेंस स्टार है, ऐसे ही अगर ब्राउन ड्वार्फ में जब स्टार्ट होगा, यानी अभी स्टार्ट फ्यूजन रिएक्शन नहीं हुआ, इनसफिशिएंट मास है, तो ऐसे स्टार को हम ब्राउन ड्वार्फ कहते हैं। हम आप लोगों को यूनिवर्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों से ब्रह्मांड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यूनिवर्स या ब्रह्मांड में हम जानने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स के बारे में, तारों के जीवन चक्र के बारे में। कहने का मतलब है तारों का निर्माण कैसे होता है, फिर तारा कैसे सीक्वेंस में आता है, किस प्रकार से एनर्जी निकलती है उसकी, और अंततः सारी एनर्जी को निकाल करके तारा मर कैसे जाता है। कहने का मतलब है कि क्या प्रोसेस होती है इसके बनने में, और अंततः तारा मर करके कौन कौन सी स्टेज से गुजरता है, और फिर से नए तारे का निर्माण होता है, और वो साइकिल कैसे चलती है, इसी को जानेंगे लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स में, तारों के जीवन चक्र। पहले तारों के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे, फिर तारों के समाप्ति की प्रक्रिया को समझेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स की अगर हम बात करें तो स्टार लाइफ साइकिल इज डिटरमाइंड बाय इट्स मास। किसी भी तारे का जीवन चक्र उसके द्रव्यमान से निर्धारित किया जाता है। द लार्जर इट्स मास
द शार्टर इट्स लाइफ साइकिल। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही उसका जीवन चक्र छोटा होगा। सो ये पॉइंट को ध्यान में रखे रहिए, लार्जर इट्स मास द शार्टर इट्स लाइफ साइकिल। क्योंकि बहुत तेजी से ईंधन खत्म करेगा, बहुत ज्यादा मास है, बहुत तेजी से ईंधन खत्म करेगा तो उसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें लो मास स्टार के फॉर्मेशन की बात करें तो एक डार्क क्लाउड है जिसमें एक डेंस कोर होता है। इस डेंस कोर में ग्रेविटेशनल कोलैप्स स्टार्ट होता है। ग्रेविटेशनल कोलैप्स की कहानी, ये जो डेंस कोर है इसमें ग्रेविटेशनल कोलैप्स स्टार्ट होता है और सेंटर में मास एक्युमुलेशन शुरू हो जाता है। साथ ही जो है ग्रेविटेशनल कोलैप्स के साथ साथ रोटेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, डिस्क रोटेट करनी शुरू कर देती है। जैसे आप दही को मथते हैं तो होता क्या है कि सेंटर में मक्खन आकर के एकत्रित होता रहता है। ऐसे ही जब ये रोटेट करना शुरू होता है तो बाइपोलर फ्लो होता है और इस बाइपोलर फ्लो के कारण सेंटर में मास एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बाहर की तरफ जो रोटेशन है उससे कुछ मास बचा रह जाता है जो डिस्क के रूप में दिखाई देने लगता है, विजिबल होता है। और इस स्टेज को हम कहते हैं प्रोटोस्टार स्टेज। प्रोटोस्टार स्टेज तब बनती है जब तारा फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करते, तब उसे प्रारंभिक तारा कहते हैं, जस्ट जैसे ही स्टार्ट होता। इसके बाद क्लासिकल टिटोरी स्टार बनकर के आता है जो सेंट्रल स्टार के रूप में काम करता है और प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क पूरी तरह से फॉर्मेट हो चुकी रहती है। फिर प्रोटोप्लैनेटरी डेब्रीज आपस में यूनाइट होना शुरू होती हैं और प्लैनेट्स का निर्माण होना शुरू होता है और सेंट्रल स्टार यह जो है बन करके आना शुरू होता है और इस तरीके से यंगर स्टेलर सिस्टम बन करके आता है, यानी सोलर सिस्टम जैसा सिस्टम बन करके आ जाता है। सेंटर में जो है तारा और उसके चारों तरफ प्लैनेट बन जाते हैं। प्लैनेटरी सिस्टम इस प्रकार से बनता है और इस प्रक्रिया में लाखों साल लगते हैं, लाखों करोड़ों साल लगते हैं इस प्रोसेस में पूरी की पूरी। ऐसे ही अगर हम देखें तो इंटरस्टेलर मीडियम में भी स्टार फॉर्मेशन होता है। चूंकि गैलेक्सी हमारी है उसमें इंटरस्टेलर क्लाउड होते हैं। गैलेक्सीज की, जैसे अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें, मिडिल रोटेटिंग आर्म जो है, तमाम सारी आर्म है, उन आर्म्स के बीच में इंटरस्टेलर क्लाउड्स पाए जाते हैं और वो क्लाउड सेल्फ ग्रेविटी के कारण डेंस कोर का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, सेंटर में मास एक्युमुलेशन होता है और जब इतना ज्यादा मास हो जाता है कि वह आउटफ्लो करना शुरू करता है तो वह स्टार के रूप में बिहेव करना शुरू कर देता है, तारे के रूप में बिहेव करना शुरू कर देता है, तारा बन करके आ जाता है। कहने का मतलब है कि जब सेल्फ ग्रेविटी के कारण सेंटर में मास एक्युमुलेशन स्टार्ट होता है तो स्लो स्पिनिंग ऑफ इंटरस्टेलर क्लाउड भी स्टार्ट होता है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ क्लाउड तय करता है कि जो बनेगा स्टार वो कैसे रोटेट करेगा, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, वो तय करता है। ये जो स्पिनिंग हो रही है वो, इसके बाद ग्रेविटी लगातार काम करती रहती है, क्लाउड ये श्रिंक होते रहते हैं। जैसे जैसे श्रिंक होंगे फास्टर स्पिन करेंगे। एज इट श्रिंक इट स्पिन्स फास्टर एंड फ्लैटेंड इनटू अ डिस्क विथ सेंट्रल बल्ज। लगातार रोटेशन होगा तो रोटेशन रिटार्ड्स कोलैप्स इन द डायरेक्शन। फ्लैटिन डिस्क में भी प्लैटिनाइड्स बनकर के आएंगे और वो आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्लैनेट्स बन जाएगा। जब लगातार इसमें मास गिर रहा है
और एक ऐसी स्टेज जिसमें कि अब जो है वो एनर्जी आउटफ्लो करने के लिए तैयार है, फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हुआ। जैसे फ्यूजन स्टार्ट होता है तो उसको कहते हैं प्रोटोस्टार, प्रारंभिक तारा। फ्यूजन स्टार्ट हो गया, प्रोटोस्टार का मतलब क्या हो गया, संलयन की प्रक्रिया वह शुरू हो गई। और जैसे ही फ्यूजन के बाद इमिशन यानी आउटफ्लो ऑफ द एनर्जी स्टार्ट हो जाए, आउटफ्लो ऑफ एनर्जी ये जैसे ही शुरू होता है, तब तारे की इस स्टेज को क्लासिकल टिटोरी स्टार कहा जाता है, क्लासिकल टिटोरी तारा कहा जाता है। यानी जो इंटरस्टेलर मास है या नेबुलर मास है, उसमें सेल्फ ग्रेविटी होती है। सेल्फ ग्रेविटी के कारण सेंटर में मास एक्यूमुलेशन होता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टार्ट होता है। लगातार जो है सेंटर में मास का एक्यूमुलेशन शुरू होता है और फिर जो है सेंटर में जब मास का एक्यूमुलेशन इतना हो जाता है कि फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो तो उसे प्रोटोस्टार कहते हैं। और जब इमिशन स्टार्ट हो जाता है तब इसको हम क्लासिकल टिटोरी स्टार कहते हैं। और फिर जो है ये तारा स्टेजेस में बढ़ते हुए मेन सीक्वेंस स्टार के रूप में आ जाता है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम इसी प्रकार से बना हुआ है, हमारा सौर मंडल इसी प्रकार से बना हुआ है। तो ये तो तारे के बनने की प्रक्रिया हो गई। बट तारा एक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है डाइंग स्टार के। यानी एक समय ऐसा भी आएगा कि तारे की संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। जब तारे की संपूर्ण हाइड्रोजन, द एंटायर हाइड्रोजन ऑफ द स्टार कन्वर्टेड इनटू हीलियम, देन स्टार डाइड ऑफ, तारा मर जाएगा। और वो स्टेजेस को फॉलो करेगा। लेकिन कौन सी स्टेज को फॉलो करेगा, इसको ज्ञात करने के लिए इंडियन साइंटिस्ट थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी। उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि वो कौन सी स्टेज से गुजरेगा। चूंकि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने इस लिमिट को कैलकुलेट किया, इसीलिए इस लिमिट को चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर स्टार का मास 1.4 ms से कम है, यहां पर ms का मतलब है मास ऑफ सन, ठीक है, मास ऑफ सन, सूर्य के द्रव्यमान की बात की उन्होंने। अगर 1.4 ms से कम है तो तारा एक अलग स्टेज को फॉलो करेगा, और अगर 1.4 ms से ज्यादा है तो तारा एक अलग स्टेज को फॉलो करेगा अपनी लाइफ साइकिल में। ठीक है, इसीलिए 1.4 ms को चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। अब देखते हैं लाइफ साइकिल कैसे चलती है। जैसे गैस और डस्ट के क्लाउड हैं, इनमें सेल्फ ग्रेविटी हुई, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे प्रोटोस्टार बना, प्रोटोस्टार से मेन सीक्वेंस स्टार की तरफ आए। अगर ये 1.4 ms से कम है, यानी तारा बहुत बड़ा नहीं है, कहने का मतलब है स्मॉल और मीडियम स्टार है, तो पहले तारा रेड जायंट स्टेज में जाएगा, फिर धीरे धीरे ठंडा होता हुआ, श्रिंक होता हुआ व्हाइट ड्वार्फ की स्टेज में जाएगा, और फिर और श्रिंक होता हुआ ब्लैक ड्वार्फ की स्टेज में चला जाएगा। यानी पहले सूर्य या सूर्य से 1.4 गुना बड़े जो तारे हैं, 1.4 गुना अधिक द्रव्यमान तक वाले जो तारे हैं, वह रेड जायंट में कन्वर्ट होंगे, लाल दैत्य में बदलेंगे, फिर व्हाइट ड्वार्फ में बदलेंगे, श्वेत वामन में बदलेंगे, और देन ब्लैक ड्वार्फ में बदलेंगे, यानी कृष्ण वामन में बदलेंगे। लेकिन अगर तारे का द्रव्यमान ऑलरेडी 1.4 ms से ज्यादा है, तब क्या हो? ऑलरेडी तारा बहुत बड़ा है,
और ज्यादा बड़ा हुआ तो उसको कहेंगे रेड सुपर जायंट, महाकाय लाल दानव कहेंगे। ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये मास को ग्रेविटी के कारण यूनाइट करके नहीं रख पाएगा। जब ये ग्रेविटी के कारण यूनाइट करके नहीं रख पाएगा तो इसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा, जिसको हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं, महाविस्फोट कहते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। इससे बचा हुआ मास अगर स्पिनिंग करना स्टार्ट कर दिया, हैवी स्पिनिंग स्टार्ट कर दिया, तो उसको न्यूट्रॉन स्टार कहेंगे। और पावरफुल ग्रेविटी टग बना करके लाइट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया तो उसको ब्लैक होल कहेंगे। यानी सुपरनोवा विस्फोट से न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल वगैरह बन करके आएंगे। इसको समझते हैं। स्टेलर नेबुला से एवरेज स्टार और मैसिव स्टार दो तरीके के स्टार बने। यानी लो मास स्टार है, तारे का द्रव्यमान कम है तो व्हाइट ड्वार्फ और फिर अंततः ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा। हाई मास स्टार है तो वो सुपरनोवा में और देन अंततः न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। तो जो एवरेज स्टार है यानी 1.4 ms से कम वाला स्टार है, वो रेड जायंट में कन्वर्ट होगा, फिर व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा और अंततः ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी फिर इसके बाद वो क्या बनाएगा, ब्लैक ड्वार्फ बना लेगा। लेकिन अगर मैसिव स्टार है यानी 1.4 ms से अगर कम है तब इस स्टेज में जा रहा है। लेकिन अगर मैसिव स्टार है यानी 1.4 ms से ज्यादा है ऑलरेडी, तो ये रेड सुपर जायंट बनाएगा, इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, इससे न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल बन करके आएंगे। यही तारों का जीवन चक्र है। और फिर जो है तारों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाए। ठीक है, इंटरस्टेलर मास जो बचा हुआ है उससे स्टेलर नेबुला बनेगा, फिर एवरेज या मैसिव स्टार बनेगा, फिर यही साइकिल चलेगी। ये साइकिल लगातार चलती रहती है। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार यही है। सो होपफुली लाइफ साइकिल ऑफ स्टार आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।